नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सुनो कहानी में। आप सुन रहे हैं सुनो कहानी ओरिजिनल राख की गंगा, जिसके लेखक हैं श्री ऋतिक रोशन मिश्रा जी। अगर आपने पिछले भाग नहीं सुने हैं तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप पहले उन्हें सुनकर आए। इससे पहले कि मैं आपके समक्ष इसका आखिरी भाग रखूं, मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने इस कहानी को इतना प्रेम दिया। ये ऋतिक रोशन मिश्रा जी की पहली ही किताब थी और पहली ही किताब पर इतना बढ़िया रिस्पॉन्स। हमें उम्मीद है कि आगे वो और भी कहानियों के साथ आपका मनोरंजन करते रहेंगे। तो चलिए सुनते हैं राख की गंगा का आखिरी भाग, भाग 14। अगले सवेरे गंगा रेल से बनारस को निकल जाती है। रेल में बैठे बैठे गंगा कई बार सफिया के दिए हुए पत्रों को देखकर उन्हें पढ़ने का सोचती है, मगर फिर वो सोचती है कि सफिया ने ये पत्र श्याम के नाम लिखा है और उसका पढ़ना ठीक नहीं होगा। मगर उसके मन में बार बार ये आता रहता है कि वो सफिया के लिए श्याम का प्रेम जानती है, मगर सफिया के दिल में श्याम के लिए क्या है वो जानने के लिए उसे पत्र पढ़ना होगा। आखिरकार गंगा अपने मन की बात सुन लेती है और उसमें से एक पत्र जो पहले लिखा गया था उसे खोल लेती है। उस पत्र पर सफिया के विवाह के 15 दिन बाद की तारीख लिखी थी। गंगा पढ़ने लगती है। प्रिय श्याम, खुदा से हम हर रोज तुम्हारी सलामती के लिए दुआ करते हैं। इन बीते 15 दिनों में ऐसा बहुत कुछ हो गया है जो हम तुम्हें बताना चाहते हैं। एक दिन हमारे छोटे भाई रहमान ने हमें बताया कि कई बार साजिया हमसे मिलने की कोशिश कर रही थी और उसने घर पर टेलीफोन भी किया था, लेकिन कभी अब्बू तो कभी खाला उसे हमसे मिलने नहीं देते थे। हमें समझ आ गया था कि या तो तुमने टेलीफोन किया होगा या फिर कोई खत भेजा होगा, इसीलिए साजिया हमसे मिलने की इतनी कोशिश कर रही थी। निकाह से 2 दिन पहले हम तुम्हारे लिए एक खत लिख रहे थे। हमने सोचा कि जिस दिन साजिया आएगी तो हम ये खत उसे दे देंगे और कह देंगे कि तुम्हें भेज दे, मगर खाला ने हमें पीछे से खत लिखते देख लिया। उन्होंने हमें तो कुछ न कहा, मगर हमारे अब्बू को कह दिया कि हमारा किसी और से मोहब्बत का चक्कर है और फिर निकाह रद्द कर दिया। हामिद तो वापस अरब देश लौट गया और अब्बू ने हमसे कई दिनों तक कोई बात भी नहीं की, यहाँ तक कि उन्होंने ठीक से खाना भी नहीं खाया। एक दिन उन्होंने बस हमसे इतना कहा, अरे शुक्र मानो कि उन्होंने घर की बात घर में रहने दी, वरना आज तो हम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। 3 दिनों पहले खाला वापस हमारे घर आई थी और अब्बू से कह रही थी कि जो हुआ सो हुआ और हमें घर की बात घर में ही निपटा लेनी चाहिए। उन्होंने अब्बू से कहा कि हमारा निकाह वो अपने छोटे बेटे सरफराज से करना चाहती हैं। सरफराज यहीं लखनऊ में किसी कारखाने में मुलाजिम है। तो इस पर अब्बू ने तुरंत ही हाँ कह दी और हमारा सरफराज से निकाह तय कर दिया। अब्बू इस बार हमारे आगे हाथ जोड़कर ये कह रहे थे कि हम उनकी और इज्जत न उछालें, वरना वो खुदकुशी कर लेंगे। हमें तो खाला का एहसान मानना चाहिए और न जाने उनका एहसान किस तरह चुका पाएंगे। श्याम, हमें ये नहीं समझ आ रहा कि अब हम क्या करें। हमें तो ये भी नहीं लगता कि ये खत तुम्हें मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि अब्बू ने साफ मना कर दिया है साजिया को निकाह में शामिल होने से। तुम्हें एक खत मिले तो समझना हमने खुद इसे अपने जान पर खेलकर तुम्हें भेजा है। हमें लगता है कि जब तक तुम्हें एक खत मिलेगा तब तक हम रुखसत हो चुके होंगे। श्याम, हमें तुम्हारी बहुत याद आती है श्याम, और हम तुम्हारी आवाज़ सुनने के लिए मरे जा रहे हैं। श्याम, हम तुमसे बेहद मोहब्बत करते हैं। अपना ख्याल रखना।
अल्लाह हाफिज, तुम्हारी सफिया। खत पढ़ते पढ़ते गंगा की आंखें भर आती हैं और वो आगे दूसरे खत को पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। गंगा वापस बनारस अपने घर पहुंचकर तीनों खत को अपने एक बक्से में हिफाजत से रख देती है। गंगा ये सोचती है कि अगर सफिया का खत श्याम को देगी तो श्याम बिखर जाएगा और फिर उसको संभालना गंगा के बस से भी बाहर हो जाएगा। वो इन खतों के बारे में छुपाना ही ठीक समझती है। इसके करीब एक हफ्ते बाद गंगा को साजिया का फोन आता है और साजिया फोन पर सिसक सिसक कर रो रही होती है। क्या हुआ साजिया, क्यों रो रही हो, क्या हुआ? गंगा घबरा कर साजिया से फोन पर पूछती है। सफिया, सफिया नहीं रही। बोलते बोलते साजिया और जोर जोर से रोने लगती है और फिर फोन को पटक देती है। ये सुन के गंगा के हाथ से फोन का हैंडल गिर जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। उसके आंखों से कोई आंसू नहीं गिरता, मगर उसके चेहरे को देखकर कोई भी बता सकता है कि उसे गहरा सदमा लगा है। वो तुरंत ही उठकर अपने कमरे की तरफ दौड़ती है और अपने बक्से को खोलकर जल्दी से सफिया के लिखे दूसरे पत्र को पढ़ने लगती है। खत के ऊपर पिछले खत के 3 महीने बाद की तारीख होती है। प्रिय श्याम, हमें माफ करना, हम तुम्हें इतने दिनों तक कोई खत नहीं भेज पाए। अल्लाह से यही उम्मीद है कि तुम हमें भूले नहीं होगे। श्याम, हमारे अब्बा का इंतकाल हो गया। श्याम, हमारी खाला का कहना है कि हम उन्हें खा गए। हमारी हरकतें उन्हें खा गए और उनके शान शौकत को भी ले गई। उनका कहना है कि हमने उनकी इज्जत को नीलाम कर दिया और उसी की वजह से उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। इधर हमारे शौहर हमें डॉक्टर के पास ले गए थे, ये जानने कि हम पाक हैं कि नापाक, मगर डॉक्टर ने उन्हें कुछ और ही कह दिया। डॉक्टर ने उन्हें कहा कि हमारे अंदर कुछ कमी है जिसके कारण हम सरफराज के खानदान को वारिस नहीं दे पाएंगे। इसके बाद तो खाला और हमारे शौहर सरफराज का ये कहना है कि हम अम्मी नहीं बन सकते क्योंकि अल्लाह ने हमारे गुनाहों की सजा दी है और इसके बाद भी हमें दोजक में जलाया जाएगा। हमें नहीं लगता कि हमारे साथ जो यहाँ हो रहा है उसके बाद हमें दोजक या जहन्नुम का कोई डर है। रोज तानों और बातों से मरते हुए हमने एक दिन सरफराज से कह दिया कि हो सकता है डॉक्टर गलत हो और क्या पता आपके अंदर ही कोई कमी हो। हमें तो उस दिन मालूम चला श्याम कि मर्दों के अंदर सहने की हिम्मत नहीं होती। मर्द के इज्जत नफ्स को ठेस पहुंचाना बहुत आसान है, वो तो कांच से भी ज़्यादा नाजुक होता है और कुछ लफ्ज़ों में ही उन्हें चूर चूर किया जा सकता है। अरे वो तो अपने इज्जत नफ्स की भरपाई औरत के जिस्म पर चोट करके आसानी से पूरा कर लेते हैं। मुझे तो मर्दों की हरकतों पर बड़ी हंसी आती है। जो बाल वो दिन में पकड़ते हैं उसी को रातों में सवारा करते हैं। जो मर्द दिन में जिस्म और मन पर चोट नहीं करते थकते, वो रात में कुछ ही पलों में बिखर जाते हैं। कुछ दिन पहले ही हमारे शौहर ने दूसरा निकाह कर लिया। उनका कहना है कि खानदान को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी था। खैर, हमारे लिए तो अच्छा ही है कि वो अब हमारे साथ ज़्यादा वक्त न बिताएं। अब्बू के इंतकाल के बाद हमारे तीनों भाई खाला के पास ही रहते हैं। उन्होंने वकील कर कुछ ऐसे दस्तावेज तैयार किए हैं कि उससे अब्बू के घर और बाकी चीज़ों पर उन्हीं का हक है और तब तक है जब तक हमारे तीनों भाई बड़े नहीं हो जाते और लायक नहीं हो जाते। हमें तो घर से निकलने और किसी से मिलने की भी आज़ादी नहीं है। उनका कहना है कि हम अब्बू और उनके आबरू को खा चुके हैं। अब हम
अपने शोहर के खानदान के पाक इज्जत पर और कोई दाग नहीं लगा सकते। साजिया को भी हमसे मिलने की तब इजाज़त है जब खाला या सरफराज वहीं मौजूद हो। खैर, बोलने को तो और भी बहुत कुछ है श्याम, मगर इतना वक्त भी नहीं है और हमें यह भी नहीं लगता कि ये खत भी हम तुम्हें भेज पाएंगे। इससे पहले भी हमने कई खत लिखे, लेकिन उन्हें न भेज पाने की वजह से हमने उन्हें जला दिया। तुम्हारे यहाँ औरतें मांग में अपने बालों के बीच सिंदूर लगाती है ना, हम भी जले खत की राख लगा खुद को तुम्हारा कर चुके हैं श्याम। खत में तुम्हारा नाम लिखकर और उसे पढ़ हमें ऐसा लगता है कि हमने तुमसे बात कर ली और हमारे मन को सुकून मिल जाता है। तुमने हमें बताया था ना श्याम कि महादेव और माता सती ने भी प्रेम किया था जो कि पूरा न हो सका, और माता सती पुनर्जन्म लेकर पार्वती के रूप में महादेव से वापस यहीं बनारस में मिलती है। श्याम, तुम अपने महादेव से कहना कि हमें भी पुनर्जन्म दे दे। ये जन्म अब हमारे किसी काम का नहीं। शायद जब तक ये खत तुम्हें मिलेगा हम इस दुनिया से जा चुके होंगे। श्याम, तुम हमसे वादा करो कि तुम निकाह कर लोगे और अपनी जिंदगी अच्छे से जियोगे। श्याम, तुमने हमारे नाम का मतलब गंगा बताया था ना। तुमने कहा था कि गंगा भी पाक है और हमारे नाम का मतलब भी पाक है, लेकिन वो जल की गंगा है और हम राख की गंगा। खुदा हाफिज श्याम, तुम्हारी सफिया। गंगा खत पढ़कर वापस उसे मोड़ के बक्से में रख देती है और श्याम का खत भी खोलकर पढ़ने लगती है। श्याम का लिखा पत्र काफी छोटा है। मेरी प्यारी सफिया, ऊपर वाले से आशा है कि तुम ठीक होगी। हमें माफ करना कि तुम्हारे मना करने के बावजूद भी हम खत लिख रहे हैं, मगर हम क्या करें, हमसे नहीं रहा गया। तुम्हारी वो बात हमसे सहन नहीं हो रही जो तुमने खत में कही थी कि तुम मर जाओगी मगर निकाह नहीं करोगी। अगर किस्मत में हमारा मिलना नहीं है तो कम से कम हम ये सोचकर खुश होंगे कि तुम विवाह के बाद खुश हो और एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रही हो। मगर ये सोचकर कि तुम नहीं हो तो हमारा अस्तित्व भी हमें नहीं जान पड़ता। अगर सफिया नहीं तो श्याम भी रहकर क्या करेगा। मेरी प्यारी सफिया, हिम्मत मत हारना। जैसे यहां हम नहीं हार रहे, हम तुम्हारा इंतजार पूरी जिंदगी कर सकते हैं। तुम्हारे खत का इंतजार रहेगा। तुम्हारे एक खत पर हम वहां दौड़े चले आएंगे और सारे जमाने से लड़ तुम्हें अपना बना लेंगे, मगर तभी जब तुम चाहोगी। शायद हम ये अकेले न कर पाए, मगर अगर तुम साथ हो तो सब मुमकिन है। हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं सफिया, और हमें तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम्हारा श्याम। दोनों खत को पढ़कर गंगा को यह समझ नहीं आता कि श्याम का प्रेम अधिक है या सफिया की मोहब्बत। गंगा साजिया को टेलीफोन करती है और कहती है कि श्याम को इस बारे में कुछ न बताए, और वो कहती है कि जैसा वो उसे बता रही है वैसा ही एक खत श्याम के पते पर उसे भेज दे। करीब 10 दिन बाद श्याम को साजिया की तरफ से एक खत मिलता है। खत सफिया की तरफ से श्याम को लिखा गया था और श्याम उसे पढ़ता है। प्रिय श्याम, यही दुआ है कि तुम वहां पर ठीक होंगे। अब्बू के कहने पर हमने निकाह कर लिया
और हमारे शोहर हामिद बहुत अच्छे इंसान हैं। वो हमसे बहुत प्रेम करते हैं और हमारा बहुत ध्यान रखते हैं। श्याम, हम अपने अब्बू जान से बहुत मोहब्बत करते हैं और उनकी इज्जत को चोट नहीं पहुंचा सकते। हम चाहते हैं श्याम कि तुम हमसे वादा करो कि तुम गंगा से विवाह कर लोगे और उसके साथ खुशहाली से अपनी जिंदगी जियोगे। हमारी जरा भी फिक्र करने की जरूरत नहीं। हम यहाँ बहुत खुश हैं और अगले हफ्ते हामिद के साथ अरब देश जा रहे हैं और फिर वहीं से अपने आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे और फिर अपनी जिंदगी जिएंगे। श्याम, आशा है कि तुम हमारी बात पर गौर करोगे और हमें भूल जाओगे। तुम्हारे साथ बीते वक्त हम कभी नहीं भूल पाएंगे। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो और तुम हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा थे, हो और रहोगे। अच्छा श्याम, अलविदा। बहुत सारी दुआएं और मोहब्बत के साथ, सफिया। श्याम खत पढ़कर मुस्कुराता है और उसकी आंखें भर आती हैं। वो उस खत को जल्दी से अपने कोट की जेब में रखकर गंगा के घर की ओर निकल जाता है। गंगा के घर पहुंचते ही वो सबसे पहले गंगा को गले लगा लेता है और अगले ही पल वो गंगा से पूछता है कि क्या वो उससे विवाह करेगी। इसके बाद श्याम और गंगा एक साथ राजेश को अपने अपने दिल की बात कह देते हैं और राजेश खुशी खुशी उन दोनों के विवाह के लिए राजी हो जाता है। प्रोफेसर शुक्ला और श्याम की अम्मा भी गंगा को अपनी बहू के रूप में देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। कुछ दिन बाद ही काफी धूमधाम से दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है। गंगा को तो ऐसा लगता है कि वो 7वें आसमान पर है और वो फूलों से खिल जाती है। साल बदल जाता है और फिर वही बसंत आती है, मगर इस बार पिछले साल से इस साल तक कई जिंदगियां बदल चुकी हैं। गंगा, श्याम और सफिया सबकी जिंदगी बहुत तीव्र गति से बदल चुकी है। गंगा अब श्याम के साथ उसके घर पर रहती है। श्याम और गंगा रोज सवेरे सैर पर जाते हैं और अब श्याम भी सैर ही करता है। गंगा का ग्रेजुएशन खत्म हो चुका है और अब वो आगे की पढ़ाई करने की नहीं सोच रही। श्याम, जो अपनी मास्टर्स की थीसिस लिख चुका है और प्रोफेसर शुक्ला के साथ सहायक प्रोफेसर के तौर पर बनारस विश्वविद्यालय में कार्यरत है। राजेश अब हिंदी अखबार का मुख्य पत्रकार और संपादक बन चुका है। उनके नीचे कई कर्मचारी काम करते हैं। राजेश, जो कि स्थायी रूप से इलाहाबाद रहना चाहता था, वो अब भी रोजाना बनारस से आना जाना करता है, क्योंकि वो अपना खानदानी घर जो कि बनारस में है वो नहीं छोड़ना चाहता। हाँ, अपनी सहूलियत के लिए राजेश ने एक मोटर ले ली है। सबकी जिंदगियां गति पकड़ती है और फिर गर्मी आ जाती है। गर्मियां गंगा, श्याम और राजेश की जिंदगी में कुछ बड़े बदलाव लेकर आती है। जून का महीना आता है और पूरे भारत में आपातकाल लग जाता है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने 25 जून 1975 को आपातकाल घोषित कर दिया। आपातकाल के दौरान प्रेस को कुचल दिया गया। अखबारों के परिसर में पुलिस ने प्रेस के कर्मचारियों को धक्के मारकर बाहर निकाला और सारी पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद करने के लिए प्रेस पर ताला लगा दिया गया। राजेश का सारा काम बंद हो गया और वो अब बनारस वापस आ गया। राजेश बहुत ज्यादा हताश और परेशान रहने लगा। उसकी यह हालत देख कुछ दिनों के लिए गंगा राजेश के साथ ही रहने लगी और श्याम भी गंगा के साथ उसी के घर में रहने लगा। आपातकाल का असर कॉलेज और विश्वविद्यालय पर भी पड़ा। श्याम भी अब ज्यादातर वक्त अपना घर पर ही बिताने लगा। वो पूरे दिन या तो किताबें पढ़ता या तो कविताएं लिखता। राजेश भी पूरा दिन अपने कलम और डायरी के साथ ही बिताता। वो इस बात की तैयारी कर रहा था कि जब आपातकाल खत्म होगा
तो अपने कलम से पूरे देश में आग लगा देगा। उसने कई कॉलम, पत्रिकाएं और चिट्ठियां लिख रखी थी सरकार और भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ। गंगा, मैं अपने सारे महत्वपूर्ण कागज और चिट्ठियां और लेख तुम्हारे बक्से में रख दे रहा हूं। इन्हें ना कुछ करना और ना होने देना, राजेश कहता है। और हाँ, हमें कभी कुछ हो जाए तो श्याम को ये सारी चिट्ठियां, लेख और पत्र दे देना, ताकि वो हमारे अखबार को दे आए। वो छाप देंगे इस मनहूस आपातकाल के बाद, और देखना फिर ये सरकार कैसे गिर जाएगी। अरे हम पत्रकारों की ताकत को अभी ये जानते नहीं हैं, भला हमें कितने दिन ये रोकेगी। राजेश श्याम को कहता है, अरे राजेश भाई, आप चिंता ना करें, आपको कुछ नहीं होगा, और ये भी कुछ ही दिनों का खेल है, सब खत्म हो जाएगा। जैसे ही खत्म होगा सब वापस काम पर चले जाएंगे, और फिर लिखते रहिएगा सरकार के बारे में जो भी आपका मन करे। श्याम राजेश से कहता है। एक दिन राजेश को कहीं से खबर आती है कि सारे पत्रकार दिल्ली आ रहे हैं धरना देने के लिए और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए। राजेश को अपनी बात रखने का ये एक सुनहरा मौका लगता है, और वो अगले ही दिन सवेरे एक चिट्ठी गंगा और श्याम के नाम छोड़कर अपनी मोटर से दिल्ली निकल जाता है। कई महीने बीत जाते हैं और राजेश की कोई खबर नहीं आती। श्याम जगह जगह पता करता है। कहीं उसे यह पता लगता है कि पत्रकारों को जेल में बंद कर दिया गया, तो कहीं उसे यह पता लगता है कि दंगे में सैकड़ों लोग और कई पत्रकार मारे गए, और कहीं कहीं तो यह भी कहते हैं कि सरकार ने पत्रकारों पर गोली चलवा दी। अब न जाने क्या सच है और क्या झूठ, मगर श्याम को अब यह उम्मीद नहीं थी कि राजेश लौटेगा। उम्मीद केवल गंगा के मन में बची थी कि उसका भाई कभी न कभी गंगू, ए गंगू कहते हुए आ जाएगा। कई वर्ष बीत गए और वक्त के साथ गंगा भी संभल जाती है और उसकी भी उम्मीद फीकी पड़ने लगती है। आपातकाल खत्म होने के बाद श्याम को राजेश की वो बात याद आती है जिसमें राजेश ने उससे कहा था कि उसके सारे पत्र, चिट्ठियां और लेख उसके अखबार संपादक को दे आए। एक दिन श्याम राजेश के दस्तावेज को ढूंढते हुए गंगा के बक्से को खोल लेता है। राजेश के कई दस्तावेजों के बीच में कहीं दबा हुआ एक पुराना खत उसे मिलता है। ठीक से देखने पर उसे पता चलता है कि यह खत सफिया का लिखा हुआ है, मगर वो ये समझ नहीं पाता कि यह खत गंगा के बक्से में क्या कर रहा है, क्योंकि सफिया के तो सारे खत उसके पास हैं। श्याम उन खतों को पढ़ता है और पढ़ने के बाद जमीन पर गिर जोर जोर से हंसने लगता है और फिर रोने लगता है। कुछ देर बाद वो सफिया के दोनों खत बक्से से निकाल और बाकी खत जो उसके पास हैं उन सबको जला देता है और एक पीतल के लोटे में उन सारी राख को भर लेता है और गंगा घाट की तरफ निकल जाता है। वो उन गंगा के घाट पर बने सीढ़ियों पर जाकर बैठ जाता है जहां वो अक्सर बैठकर सफिया के बारे में सोचा करता था। वो कुछ देर तक लहरों को निहारता है और फिर लोटे से राख निकाल गंगा में फेंक देता है और कहता है, राख की गंगा, राख की गंगा। बोलते बोलते श्याम की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वो वहीं सीढ़ियों पर गिर जाता है। 7 महीने बाद। अरे बधाई हो, दादू बन गए आप। महादेव की कृपा से बेटी हुई है। हमारी बख्शीश लाइए भाई। बख्शीश लिए बिना हम आपको आपके बहू के पास नहीं जाने देंगे। नर्स खुशी से हाथ दिखाते हुए प्रोफेसर शुक्ला को कहती है, अरे हाँ, ये लो तुम्हारी बख्शीश और हटो पीछे।
प्रोफेसर शुक्ला 50 रुपए का नोट निकालकर नर्स को पकड़ाते हुए कहते हैं। प्रोफेसर शुक्ला और उनकी धर्मपत्नी दोनों गंगा के समीप जाते हैं और फिर अपनी पोती को गोद में उठाकर लाड दुलार करने लगते हैं। तो क्या नाम सोचा है बीबी जी आपने अपनी बेटी का? नर्स गंगा से पूछती है। गंगा कहती है, सफिया। तो ये था ऋतिक रोशन मिश्रा जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास राख की गंगा। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि अच्छी लगी हो तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए सुनते रहिए सुनो कहानी की अन्य कहानियाँ। धन्यवाद।